नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबरों में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा बढ़ाई, 1 अगस्त से पुलिस अफसरों की छुट्टियां भी रद्द। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए हैं। कठुआ के लखीमपुर से लेकर कानाचक बॉर्डर तक पुलिस की करीब 40 स्पेशल टीमों को तैनात किया गया है। 1 अगस्त से पुलिस अफसरों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। 15 अगस्त तक थानेदार, चौकी अफसर, डीएसपी स्तर के अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में ही रहेंगे। किसी आपात स्थिति में ही छुट्टी पर जाएंगे। बॉर्डर और संवेदनशील स्थानों के ड्रोन संभावित क्षेत्रों में रात के समय पुलिस की स्पेशल टीमों को तैनात किया गया है। इस बार स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा में कठुआ, सांबा और जम्मू जिले में ड्रोन एक बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए खास तैयारी की गई है। जानकारी के अनुसार लखीमपुर से लेकर कानाचक तक पुलिस की तकरीबन 30 से 40 टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भी काम करेगा। साथ ही बीएसएफ के साथ तालमेल बढ़ाकर भी काम होगा। यह टीमें पूरी रात ड्रोन संभावित इलाकों में नजर रखेंगी। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे दिल्ली में टीकाकरण, 11 लोगों के होने पर ही खुलेगी वैक्सीन की शीशी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा, हर बार ये संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी में वैक्सीन को बर्बादी से बचाने के लिए सरकार ने नए आदेश लागू किए हैं। इसके तहत जब तक टीकाकरण केंद्र पर 11 लोग मौजूद नहीं होंगे, तब तक वैक्सीन की शीशी खोलने से साफ तौर पर इनकार किया गया है। दिल्ली सरकार ने सभी टीकाकरण केंद्रों के प्रमुख को भेजे गए निर्देश में कहा है कि वैक्सीन की खुराकों को बर्बादी से रोकने के लिए इन निर्देशों पर सख्ती से पालन करना है। हालांकि सरकार ने जिलावार टीकाकरण केंद्र प्रमुखों के बने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये निर्देश भेजे हैं, जिसमें कहा है कि अब तक दिल्ली में 19,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराक बर्बाद हो चुकी है। निर्देश में लिखा है कि निर्माताओं के अनुसार सभी वैक्सीन शीशियों में 11 खुराक है। दिल्ली में अब तक 19,000 डोज की बर्बादी हो चुकी है। सभी चिकित्सक प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि सभी शीशियों में 11 खुराकें दिखाई दें और सभी टीकाकरणकर्ताओं को उसी के अनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। केंद्र पर 11 लाभार्थियों के उपस्थित होने पर या अगले 4 घंटे में उपस्थित होने की संभावना हो तभी वैक्सीन की शीशी को खोला जाना चाहिए। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे यूपी में 500 फैक्ट्रियां लगेंगी, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। जाने क्या है योगी सरकार का प्लान। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सह ने कहा है कि मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज पार्क विकसित होने पर प्रदेश में लगभग नई 500 फैक्ट्रियां लगेंगी व 2 से 2.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 करोड़ का निर्यात भी होगा। इससे प्रदेश में 4 से 5 बिलियन डॉलर का निवेश भी होगा। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को इस पार्क की स्थापना के संबंध में एक प्रेजेंटेशन रखा। एसोसिएशन ने इस पार्क को डेवलप करने के लिए 300 एकड़ का प्रोजेक्ट प्लान किया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में एनसीआर तथा पूर्वांचल रीजन को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मोबाइल फोन के क्षेत्र में बहुत ही त्वरित विकास करने वाला उद्योग है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नेशनल पॉलिसी 2019 के अंतर्गत यह उद्योग भारत में 400 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन करेगा। पिछले 5 से 7 सालों में मोबाइल फोन और इसके पार्ट्स के निर्माण की 269 यूनिट भारत में स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में मोबाइल हैंडसेट की जितनी भी मांग है, उसमें आधे से ज्यादा मोबाइल सेट इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे कोरोना के आधे मामले केरल में। राज्य में 31 जुलाई और 1 अगस्त को संपूर्ण लॉकडाउन। केंद्र ने विशेषज्ञों की टीम भेजी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेजी से संक्रमण के मामले में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वहीं केंद्र ने राज्य सरकार की मदद के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है। फिलहाल देश में करीब 43,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। इसमें से आधे मामले केरल में हैं। 26 जुलाई को यहाँ 11,586 मामले थे। 28 जुलाई को 22,056 हो गए, यानी लगभग दोगुने मामले यहाँ से आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने हाल ही में केरल में मनाई गई ईद को सुपर स्प्रेडर इवेंट बताते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कोरोना के दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। त्योहार, सामाजिक समारोह के दौरान कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की आवश्यकता है ताकि महामारी पर काबू पाया जा सके। बता दें कि केरल सरकार ने ईद के दौरान राज्य में लॉकडाउन में ढील दे दी थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है।
और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे दिल्ली में बाढ़ का खतरा, यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद वीरवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गया है। वीरवार को यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से बस 1 मीटर दूर रह गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भारी बारिश के बाद वीरवार को 203 मीटर तक बढ़ गया, जो खतरे के निशान 204 मीटर के करीब है। दिल्ली सरकार के बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की ओर से निचले इलाकों के लिए 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जलस्तर सुबह 10:30 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 203 मीटर पर दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और ऊपरी डूब वाले इलाकों में बारिश के कारण यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथनी कुंड बैराज से नदी में और पानी छोड़ा जा रहा है। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे 24 मिनट बोले प्रधानमंत्री, बापू के सपने के भारत से लेकर आत्मनिर्भरता का किया जिक्र। जी हां दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 29 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया। लगभग 24 मिनट लंबे उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने बापू राष्ट्रपति महात्मा गांधी के सपनों के भारत से लेकर आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र साकार करने की दिशा में 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर उल्लेखित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अलग अलग फीचर्स हकीकत में बदलेंगे, हमारा देश एक नए युग का साक्षात्कार करेगा। अपने संबोधन की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों और विद्यार्थियों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आसानी से आत्मसात करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 1 वर्ष में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बहुत मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़े फैक्टर में से एक बताते हुए कहा कि भविष्य में हम कितना आगे जाएंगे या कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अपने युवाओं को वर्तमान में कैसी शिक्षा और दिशा दे रहे हैं।